आज देखते हैं बैंकों का महत्व। बैंकों का क्या महत्व है? बैंकों का महत्व है, उनको निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यापार एवं उद्योग के विकास की सहायता। कोई भी व्यापारी है अथवा उद्योगपति, कोई भी व्यापारी या उद्योगपति कितने भी अधिक पूंजी या आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, कोई भी व्यापारी या उद्योगपति आर्थिक दृष्टि से कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अपने सभी प्रकार की व्यापार एवं उत्पादन के लिए उनको सभी प्रकार के उत्पादन एवं व्यापार से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के लिए उनको क्या करनी पड़ती है? बैंक से सहायता लेनी पड़ती है, ऋण लेनी पड़ती है। कोई भी उद्योगपति हो या कोई भी व्यापारी हो, वे आर्थिक दृष्टि से कितने भी समृद्ध हो, आर्थिक स्थिति उनकी कितने भी सुदृढ़ हो, लेकिन उनको उत्पादन करने के लिए, व्यापार करने के लिए क्या करनी पड़ती है? बैंक से ऋण लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करनी पड़ती है? नए नए तकनीकी का, नए नए यंत्रों का क्या करना पड़ता है? स्थापना करनी पड़ती है। उद्योगपति में उद्योग स्थापित कर दिया, इससे नहीं होगा। इनको समय समय पर यंत्रों में, मशीनों में, तकनीकी में परिवर्तन करनी पड़ती है और इनके लिए उनको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद व्यापारिक बैंक है, उद्योग एवं व्यापार के लिए क्या प्रदान करती है? साख प्रदान करती है। दूसरा है पूंजी संचय को प्रोत्साहन। बैंकों का विकास करना है तो बैंकों के विकास करने के लिए क्या करनी पड़ती है? पूंजी संचय करने के लिए क्या करनी पड़ती है? पूंजी संचय करने के लिए हमको बचत करना पड़ता है। पूंजी संचय करने के लिए हमको बचत करना पड़ेगा और पूंजी संचय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। जमा करने के लिए बैंकों का विकास आवश्यक है। बिना बैंक के लोग जमा नहीं कर सकते, पूंजी बचत नहीं कर सकते। पूंजी बचत नहीं होगी, संचय भी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक में बचत पर, बैंक क्या करती है? लोगों की बचत पर ऋण प्रदान, ब्याज देते हैं। आपको ब्याज मिलता है, आप पूंजी बचत करते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा, तभी तो आपको संचय करने में मजा आएगा, पूंजी संचय को प्रोत्साहन मिलेगा। बिना ब्याज के यदि आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो क्या मतलब? संचय करने में कोई आपको मजा नहीं आएगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ये पूंजी संचय करने को प्रोत्साहन कौन प्रदान करती है? बैंक के द्वारा। क्यों? क्योंकि बैंक हमको ऊंची ब्याज दर देते हैं। ब्याज अधिक होगा तो स्वाभाविक लोगों को बचत करने की आदत विकसित होगी। और तीसरा है आर्थिक विकास में सहायता। हम देखते हैं कि जो पिछड़ा हुआ देश या अल्प विकसित देश, पिछड़ा हुआ देश या अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की जो दर होती है वह कम होती है। अल्प विकसित देश से पिछड़े हुए देश से जहाँ लोगों द्वारा पूंजी निर्माण, पूंजी बचत करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। अब बचत नहीं होगा तो उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं। पूंजी की कमी केवल वस्तुओं का कारण होती है।
क्योंकि बचत नहीं होगा पूंजी निर्माण नहीं होगा। पूंजी निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा। और बचत जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा, आर्थिक विकास की जो गति है तीव्र होगी। और ये बचत कब संभव है, जब बैंक होगी, जब वित्तीय संस्थाएं होगी, बैंक होगी, तभी लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, अधिक मात्रा में बचत की जाएगी। और व्यापारिक बैंक हमें क्या करती है, इन बचतों को एकत्रित करती है। व्यापारिक बैंक लोगों द्वारा जो बचत की जाती है इनको क्या करती है, एकत्रित करती है। एकत्रित करके लोगों को प्रोत्साहन देती है। और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो देश के आर्थिक विकास की गति भी तीव्र होगी। साख का सृजन, चौथा है साख का निर्माण या सृजन। बैंक सेवाएं क्या प्रदान करती है, लोगों को साख प्रदान करती है। बैंक सेवाएं अपनी जमा पूंजी लोगों को साख प्रदान करती है, पैसा देता है बैंक। हमारी जो बचत है, लोगों की जो बचत है, उन पर वे क्या प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। लोग बैंकों में अपनी बचत जमा रखते हैं, हमारी जो बचत है उनको जमा करते हैं और उनको चेक द्वारा भुगतान भी करते हैं। बैंक क्या करती है, लोगों की जो बचत है उनको वे स्वीकार करती है और चेक द्वारा भी भुगतान करती है। चेक, बिल पत्र, विनिमय पत्र, इनके माध्यम से भी क्या प्रदान करती है, भुगतान करने की सुविधा बैंक प्रदान करती है। इससे बैंक अपने पास रखी रकम से साख का सृजन करती है। बैंक अपने पास जो रखी रकम है उससे साख का निर्माण करती है। क्योंकि आप सबको मालूम, हमारी जो बचत है, जमा है, उसमें से हमको ऋण प्रदान करती है और जो बचत पैसा है उनसे साख का निर्माण या सृजन करती है। पांचवा है भुगतान करने की सुविधा। बैंक में ग्राहकों को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। जितने भी बैंक है, व्यापारिक बैंक, वे अपने ग्राहकों को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। और आज बैंकों के माध्यम से ग्राहक में बड़े से बड़े भुगतान, आज बैंकों के माध्यम से ग्राहक क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़े भुगतान को आसानी से कर रहे हैं, चाहे वे चेक के माध्यम से हो या चाहे वे चेक के माध्यम से हो या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हो, आदि माध्यमों द्वारा भुगतान करने की सुविधा बैंक प्रदान करती है। छठवां है धन एवं बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक सेवा क्या करती है, ग्राहकों की जो बहुमूल्य वस्तुएं, धन, इनको सुरक्षा प्रदान करती है, इनको सुरक्षित रखती है। हमारे पास जो धन है या बहुमूल्य वस्तुएं, सोना है, हीरे या सरकारी पत्र, इनको वे सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार ये हो गया बैंक का महत्व। इसके बाद व्यापारिक बैंकों के दोष। बैंक के दोष भी है, महत्व है, लाभ भी है और इनके दोष भी है। तो क्या क्या दोष है, पहला है अपर्याप्त जमाएं। लोगों के जो जमाएं हैं वे अपर्याप्त हैं। पश्चिमी देशों में हम देखें तो पश्चिमी देशों की तुलना में यदि भारतीय बैंकों की तुलना करते हैं, पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय बैंकों की यदि हम तुलना करें तो यहाँ पूंजी की जमाएं बहुत कम है। हमारे भारत देश में पूंजी की जमाएं बहुत कम है पश्चिमी देशों की तुलना में। अमेरिका में प्रति व्यक्ति यदि जमाएं देखें 2,923 रुपये, जमा लोगों द्वारा जो जमा की जाती है वे अमेरिका में 2,923 रुपये प्रति व्यक्ति जमा की जाती है, जबकि भारत में 321 रुपये, 321 रुपये प्रति व्यक्ति। यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में व्यापारिक बैंक का दोष क्या है, अपर्याप्त जमाएं। पश्चिमी देशों की तुलना में
हमारे भारत देश में, भारतीय देशों में यदि देखें तो जमा की जो मात्रा है, यदि हम जमा की तुलना करते हैं तो बहुत कम है। अमेरिका में हम देखें तो 2,923 रुपया प्रति व्यक्ति जमा की जाती है और हमारे भारत देश में 321 रुपया प्रति व्यक्ति जमा। तो भारत देश में जमा बहुत कम है और जमा कम होगा तो बैंकों का विकास होगा नहीं। इसलिए लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा, पश्चिमी देशों में, इस प्रकार पश्चिमी देशों की तुलना करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको जमा के प्रति आकर्षित करना। बैंकिंग आदत की कमी, हमारे भारत देश में बैंकिंग आदत की कमी, क्योंकि बैंकिंग आदत ही लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बैंकिंग आदत ही क्या करती है, लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में लोगों में बैंकिंग आदत की कमी, बैंकिंग आदत का अभाव, और बैंकिंग आदत के अभाव कारण बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि बैंकों का विकास तभी होगा, बैंक तभी सुदृढ़ होगा जब क्या होगी, लोगों में बचत करने की आदत विकसित होगी। अधिक से अधिक लोग बचत करेंगे, अधिक से अधिक लोग बचत करेंगे तो क्या होगा, बचत करने की आदत बढ़ेगी। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी बचत जमा, हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में लोग हैं वे खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वे बैंकों में जमा ना करके वे क्या करते हैं, अपने जो धन उसको बढ़ाकर रखना पसंद करते हैं। तीसरा है बैंकों का असंतुलित विकास, हमारे भारत देश में बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। सभी राज्यों में हम देखें तो सभी राज्यों में बैंक का विकास नहीं हुआ है। पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ बैंकों की क्या है, काफी अभाव है। इसकी विकास की गति बहुत कम है। चौथा है विनियोग की गलत नीतियां, विनियोग की नीति, हमारे भारत देश की सरकार द्वारा जो विनियोग की नीति है वे अन्य देशों की तुलना में सही नहीं है। व्यापारिक बैंक अपने व्यापारिक बैंक में क्या करती है, अपनी अधिकांश जो अतिरिक्त धन का विनियोग सरकारी प्रतिभूति में करता है। व्यापारिक बैंक में क्या करती है, या सरकार क्या करती है, विनियोग करती है, लेकिन उससे लाभ नहीं होता है। विनियोग तो की जाती है, पैसा लगाया जाता है, निवेश की जाती है, लेकिन उनसे लाभ मिले या न मिले वे क्या करते हैं, वहाँ सुरक्षित उनका धन रहता है। यही नीति है सरकार की, जिस कारण बैंकों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये हो गया व्यापारिक बैंक के दोष। और पांचवा है कानूनी तरलता अनुपात एवं नगद कोष अनुपात की समस्या। हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास, व्यापारिक बैंकों को क्या करनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एवं स्वयं, जैसे हम देखते हैं व्यापारिक बैंक है रिजर्व बैंक के पास, व्यापारिक बैंक में क्या कहती है, रिजर्व बैंक के पास तरलता अनुपात या नगद कोष अनुपात रखनी पड़ती है। उसी प्रकार बैंक भी अपने ग्राहकों को नगद कोष रखना पड़ता है। जैसे हम खाता खुलवाते हैं तो हमको इतना रकम आपके खाता में होना चाहिए। उसी प्रकार व्यापारिक बैंक भी रिजर्व बैंक के पास नगद कोष रखनी पड़ती है, नगद कोष रखनी पड़ती है। और नगद कोष के कारण क्या हो जाती है, लोग खाता खुलवाना नहीं चाहते। उसी प्रकार व्यापारिक बैंक का भी विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन सभी व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तरलता अनुपात या नगद कोष अनुपात रखना पड़ता है। उसी प्रकार ग्राहकों को भी, कोई भी व्यापारिक बैंक में कोई भी ग्राहक यदि खाता खोलता है
तो उसके खाते में इतना रकम होना था। इन सब कारणों से बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इसके बाद हम देखते हैं व्यापारिक बैंक के दोषों को दूर करने के उपाय। हम व्यापारिक बैंक के जो दोष उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा पर रोक। बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा पर रोक। व्यापारिक बैंक की जो कमियां हैं या दोष उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देश की जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन सभी बैंकों को एकीकरण किया जाए। इसमें प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जाए, आपसी प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जाए। और दूसरा है सरकार की जो नीति है सहयोगात्मक होनी चाहिए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को व्यापारिक बैंकों के प्रति, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन सभी बैंकों को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक उपाय या व्यवहार करना चाहिए। सरकारी नीति सहयोगात्मक होनी चाहिए। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन सब भी बैंकों के प्रति, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों को व्यापारिक बैंकों के प्रति सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जिसका कहते हैं, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के प्रति सरकार की नीति सहयोगात्मक ही नहीं होनी चाहिए, अन्य व्यापारिक बैंकों के प्रति भी सरकार की नीति सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्वक होनी चाहिए। और तीसरा है बैंकों के एकीकरण। देश में जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन सभी बैंकों के एकीकरण करना आवश्यक है। हमारे भारत देश में जितने भी बैंक हैं व्यापारिक बैंक, इन सभी बैंकों का एकीकरण आवश्यक है, एकीकरण किए जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, निजी बैंक, इन सभी निजी बैंकों की हम देखें ब्याज दर में भिन्नता होती है। सभी बैंकों की ब्याज दर में भिन्नता होती है, इसलिए क्या किया जाए? सभी बैंकों का एकीकरण किया जाए, एक प्रकार की नीति बनाई जाए ताकि सभी बैंकों में ब्याज की दर में समानता हो। चौथा है प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। व्यापारिक बैंकों की कमी को दूर करने के लिए जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो प्रशिक्षित हो और कार्य करने में कुशल हो। ऐसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे क्या होगा? बैंकों में यदि शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी होगा तो लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार होगा वे क्या होगी? सहयोगात्मक व्यवहार होगा। इस प्रकार दोष को दूर करने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। पांचवा है बैंकिंग प्रणाली में सुधार। व्यापारिक बैंकों की दोषों की या कमियों को दूर करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया जाए। बैंकिंग प्रणाली में समय समय पर सुधार की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र विदेशों की तुलना में, भारत के जो बैंक हैं व्यापारिक बैंक, इन सभी क्षेत्रों में हम देखें तो विदेशों की तुलना करते हैं तो विदेशों में कंप्यूटरीकरण एवं यंत्रीकरण काफ़ी अधिक हुआ है, लेकिन यहाँ भारत में कंप्यूटर प्रणाली और यंत्रीकरण का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। हालांकि कुछ बैंकों में हम देखते हैं तो कुछ बैंकों में कंप्यूटरीकृत यंत्रीकरण हुआ है, लेकिन सभी बैंकों में आज तक यंत्रीकरण, कंप्यूटरकृत बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। तो बैंकों का पर्याप्त विकास यदि हमको करना है तो सभी बैंकिंग में, सभी बैंकों में, सभी व्यापारिक बैंकों में कंप्यूटर प्रणाली एवं यंत्रीकरण प्रणाली को अपनाया जाए। इससे क्या होगा?
कार्य करने में सुविधा होगी, कार्य में करने में सावधानी के साथ साथ आसानी भी होगी। ये हो गए व्यापारिक बैंक के दोष। इसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक एवं रिजर्व बैंक में क्या अंतर है। रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवस्था में, रिजर्व बैंक का बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। रिजर्व बैंक का बैंकिंग व्यवस्था में क्या है, सर्वोच्च स्थान है। और व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है। व्यापारिक बैंक में बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है, लेकिन रिजर्व बैंक में बैंकिंग व्यवस्था का एक सर्वोच्च बैंक होता है। रिजर्व बैंक सर्वोच्च बैंक होता है और ये व्यापारिक बैंक के सदस्य मात्र होती है। दूसरा है, देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है। दूसरा अंतर क्या है, देश में रिजर्व बैंक एक ही है। देश में रिजर्व बैंक की संख्या एक ही, लेकिन व्यापारिक बैंक की संख्या बहुत अधिक होती, एक से अधिक होती, बहुत अधिक ना, या एक से अधिक होती है। व्यापारिक बैंक की संख्या एक से अधिक होती है और रिजर्व बैंक की संख्या क्या होती है, एक ही होती है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। व्यापारिक बैंक का उस राज्य के सरकार का नियंत्रण होता है। जितने भी व्यापारिक बैंक है उस राज्य के अनुसार नियंत्रित होते हैं, मतलब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक का नियंत्रण करता है। व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक, यहाँ क्या बताओगे तीसरा अंतर, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का नियंत्रण, रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है और रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार। चौथा अंतर है रिजर्व बैंक, चौथा अंतर क्या है, रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य, रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य देश की अन्य बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन करना। रिजर्व बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक क्या करती है, व्यापारिक बैंक को नियंत्रण एवं नियमन करती है। रिजर्व बैंक चौथा अंतर क्या बताओगे, रिजर्व बैंक में व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन करती है, ठीक है। और व्यापारिक बैंक क्या करती है, लाभ अर्जित करना होता है। व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन करती है और व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना इनका उद्देश्य होता है। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है। पांचवा अंतर है, रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोटों का निर्गमन करती है। व्यापारिक बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं होता है। व्यापारिक बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं होता है, नोट नहीं छाप सकता, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोटों का निर्गमन करती है, नए नए नोट छापता है। इसीलिए कहा जाता है रिजर्व बैंक को नोट छापने का अधिकार है, नोट निर्गमन, नोटों का निर्गमन। और व्यापारिक बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं। इस प्रकार ये अंतर हो गया। तो इस प्रकार हम रिजर्व, छठवां अंतर आप हो सकते हैं, रिजर्व बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंधी होता है। छठवां है, रिजर्व बैंक का आम जनता से, रिजर्व बैंक का आम जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, लेकिन व्यापारिक बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। छठवां अंतर क्या बताओगे, रिजर्व बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है।
व्यापारी बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस प्रकार ये अंतर है। ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाते हैं। रिजर्व बैंक के व्यापारी बैंक में अंतर बताइए या बैंकों का महत्व बताइए। ये सबको आपको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है।